जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि अभी आपको पता होगा जो लोको रनिंग स्टाफ है, खास करके ड्राइवर साहब और उनके साथ गार्ड साहब 2 दिन लगातार यानी 36 घंटे का उपवास किया, हड़ताल किया, भूख हड़ताल किया और निर्बाध रूप से ट्रेन को रुकने नहीं दिया, चलाते रहे। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से विरोध करने का एक नया तरीका ढूंढा है। आपको बता दें, और ये विरोध सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि डीए जो होता है, डीएन अलाउंस 50% तो हो चुका है, लेकिन उनका अलाउंस 25% बढ़ना था। माइलेज अलाउंस बोला जाता है, जो ड्राइवर साहब को मिलता है, जो गार्ड साहब को मिलता है, रनिंग अलाउंस मिलता है पर किलोमीटर के हिसाब से, उसमें 25% की वृद्धि करने की बात थी, जो अभी तक नहीं हुई है और इसीलिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अपने डिमांड के लिए 8 घंटे का रोस्टर बनाने की मांग कर रहे हैं। आपको पता होगा कि 36 घंटे से ज़्यादा उनको बाहर नहीं रहना है, लेकिन कई कई दिनों तक वो बाहर रहते हैं, 72 घंटे 90 घंटे तक बाहर रहते हैं। जहाँ दोस्तों आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, इसके लिए भी प्रोटेस्ट किया गया। आपको बता दें, एक रोस्टर बनाने की मांग की गई। उनका कार्य इतना कठिन है कि लोग 16-16 घंटे ड्राइवर साहब अपना काम करते हैं, ट्रेन चलाते हैं, जिनसे वो थक जाते हैं, उनका शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाते हैं। उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया गया कि हमारा भी मुद्दा सरकार के सामने पहुंचे, सरकार के कानों तक पहुंचे और सरकार इस पर अमल करे और कुछ न कुछ उपाय सोचे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वैकेंसी की काफ़ी कमी है। आपको पता होगा रेलवे में जितना रिक्त पद होता है उससे काफ़ी कम वैकेंसी निकलती है। अभी आप देख सकते हैं ग्रुप डी की वैकेंसी मात्र 34,438 पोस्ट निकला। जी हाँ दोस्तों, ये कह सकते हैं ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन है, यानी काफ़ी कम वैकेंसी निकलती है। जरूरत होता है 1.5 लाख का, निकलती है 30,000, 34,000, 35,000। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे होंगे। इसी तरह से लोको रनिंग स्टाफ यानी ड्राइवर साहब का वैकेंसी पिछले दिन मात्र 5 से 6,000 निकली थी, उसे बढ़ाकर भले 18,000 किया गया, लेकिन आपको बता दें कम से कम अभी भी ड्राइवर की ज़रूरत है इंडिया में, तो कम से कम 30 से 40,000 ड्राइवरों की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, तो इसको देखते हुए बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट पूरे इंडिया में चल रहा है। 2 दिन चला और वो समाप्त हो चुका है, लेकिन ये बातें धीरे धीरे पहुंच रही है सरकार के कानों तक। आपको पता होगा कई जगह पर रनिंग लोको स्टाफ जितने भी जो लोको ड्राइवर हैं, असिस्टेंट लोको पायलट हैं, उनका तबीयत भी बिगड़ा था इस प्रोटेस्ट के कारण। जी दोस्तों, लेकिन मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराया गया, सरकार को भी लेटर लिखा गया था। आपको पता होगा, हम वीडियो भी बना चुके हैं। आपको बता दें, सबसे बड़ा आज वीडियो बनाने का बात इसलिए हो रहा है क्योंकि शिव गोपाल मिश्रा से जब ये बात पूछा गया तो शिव गोपाल मिश्रा ने भड़क गए। जहाँ दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा से, क्योंकि आपको पता होगा कि रेलवे के जो कर्मी हैं, खास करके रोको रनिंग स्टाफ है, ड्राइवर का जो अपना एलआरसा यूनियन होता है, उनका कुछ यूनियन का मानना था कि वो अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार से मांग रहे हैं और उनको कोई यूनियन साथ नहीं दे रही है। जहाँ दोस्तों, और इसी बात पर AIRF को जो नेता हैं, JCM के जो अध्यक्ष हैं शिव गोपाल मिश्रा, भड़क गए और पूरी तरह से भड़क गए। उनका कहना कि आज तक जो भी मांगे पूरी हुई है, उसकी मांग को हमने रखा है और हमने पूरा करवाया। जी हाँ दोस्तों, माइलेज की बात हो, माइलेज तो कब का सरकार बंद कर देती है, लेकिन माइलेज को रोक कर हमने रखा है, यानी कि माइलेज को हमने चालू करा कर रखा, नहीं तो माइलेज कब का बंद हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी सरकार से जो भी डिमांड पूरा उन्होंने करवाए, वो टोटल श्रेय शिव गोपाल मिश्रा को जाता है, उनका कहना है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस तरह से अगर कोई अनाप शनाप कोई अगर इल्जाम लगाता है तो वो अपना दुकान चलाने के लिए लगाता है। सेम बात आपको बता दें, यूनियन संगठन, कई संगठन है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चलाते रहते हैं। कुछ दिन पहले भी विजय बंधु, आपको पता होगा विजय बंधु बहुत बड़े मास लीडर हैं और OPS के लिए लगातार संघर्षरत हैं, और उन पर भी शिव गोपाल मिश्रा ने कटाक्ष कर दिया कि जो हूबहू पुरानी पेंशन चाहते हैं वो जाकर ले लें। तो ऐसा ये है कि शिव गोपाल मिश्रा से भले प्रधानमंत्री जी का डायरेक्ट बात होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि घमंड करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, घमंड तो बड़े बड़े को लेकर डूब जाता है, रावण तक का घमंड नहीं रहा, तो शिव गोपाल मिश्रा क्या चीज़ है। आपको सिर्फ JCM का अध्यक्ष होने के नाते से प्राइम मिनिस्टर आपको बुलाते हैं ताकि जो स्टाफ साइड का मुद्दा है आप उनके पास रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप में अहम आ जाए, आप में घमंड आ जाए तो आपका भी घमंड चूर हो जाएगा। ये बात का
तय है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, भले ये जो हम बात कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, इसमें मजदूर यूनियन को थोड़ा सा खराब लगेगा क्योंकि शिव गोपाल मिश्रा के बारे में हम बोल रहे हैं, तो ऐसा है, शिव गोपाल मिश्रा को भी घमंड नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो चीज़ें हैं ठीक है, स्टाफ साइड के लिए आप काम करते हैं, स्टाफ का मुद्दों को रखते हैं, तो सोल्यूशन 1 बाय 1 होता है, ना कि लड़ाई करने से सोल्यूशन होता है। आप लोग आपस में, यूनियन लीडर्स आपस में जब आप लड़ेंगे तो जनता का जो समस्या है उसका समाधान नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए हमें बोलना पड़ा, द रियल फैक्ट्स को इसमें घुसना पड़ा। आपको बता दें, आपको समस्या का समाधान सब मिलकर ही निकाल सकते हैं। ओपीएस का सोल्यूशन ऐसा नहीं है कि शिव गोपाल मिश्रा अकेले ओपीएस ला कर दे देंगे। अभी आप देख लीजिए, शिव गोपाल मिश्रा यूपीएस ला कर दे दिए, सबको पता है, कोई नहीं, पूरे दुनिया में सबको पता है कि शिव गोपाल मिश्रा ने यूपीएस ला कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से आप ओपीएस के लिए लड़े, तो ओपीएस के लिए लड़ाई तो करें, ओपीएस का मांग तो करें। जिस तरह से टर्म ऑफ रेफरेंस में शिव गोपाल मिश्रा ने भी ओपीएस की मांग करी है, नॉन कंट्रीब्यूशन यानी 10% जो कट रहा है यूपीएस में, एनपीएस में, वो ना कटे, तो ये अच्छी बात है। सब लोग मिलकर इस तरह से काम करें, ना कि आपस में एक दूसरे से उलझे, आपस में एक दूसरे को कटाक्ष करना शुरू कर दिए। तो ये तो लड़ाई का कारण है, और इससे क्या होता है, यूनियन संगठन कमजोर होता है, ना कि मजबूत होता है, और इससे सरकार को भी फायदा होता है। फूट डालो शासन की नीति तो सरकार चाहती है कि आप लोग आपस में लड़ें, ताकि उनका जितना भी यूनियन संगठन है वो कमजोर होगा सरकार के खिलाफ। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। विजय बंधु को भी दूसरे पर कमेंट नहीं करना चाहिए। हम तो सभी यूनियन लीडर को कहते हैं कि आप अपने लिए काम करिए, आप अपने स्टाफ साइड के लिए काम करिए, ना कि एक यूनियन दूसरे यूनियन के ऊपर बाघ भैंसा की तरह लड़ाई कर लेते हैं। तो ये दिक्कत है। जहाँ दोस्तों, इससे यूनियन कमज़ोर होगी। आप यूनियन को संगठित करें। अभी रेलवे में आप देख लीजिए, शिव गोपाल मिश्रा के साथ 1 लाख समस्या है, तो सोल्यूशन आपको करना पड़ेगा। जितने भी रेल कर्मचारी है, आवास का प्रॉब्लम है, आप देख लिए, बारिश के दिन में सबका छत चूता है, पेंटिंग का प्रॉब्लम है, बहुत सारे चीज़ें हैं। ऐसा हाउस कह सकते हैं, क्वार्टर है, जहाँ पर गाय बैल भैंस तबेला बन चुका है। इतना हालत ख़राब है रेलवे क्वार्टर्स का, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो रेलवे का हॉस्पिटल है उसे मेडिकल कॉलेज बनाने की ज़रूरत है। आप देख लीजिए कितना वैकेंसी खाली है रेलवे मेडिकल हॉस्पिटल में, या फिर जो भी हॉस्पिटल रेलवे को प्रोवाइड किया गया है, तो उसे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, रोड बनाने की ज़रूरत है, कॉलोनी में जो कॉलोनी का जो प्रॉब्लम है उसे सोल्व करने की ज़रूरत है। जो स्टाफ रेलवे में काम करते हैं, अपने जगह पर काम करते हैं, उनको प्रॉपर टूल्स नहीं मिल रहा है, प्रॉपर जगह नहीं मिल रहा काम करने के लिए, वो करने की ज़रूरत है। तो ये सब मांग करिए ना। आपस में उलझ गए हैं, फालतू की चीज़ों के लिए लड़ते रहते हैं। चीज़ें हैं, समस्या बहुत सारे हैं, उसको सोल्यूशन करना है। अभी सबसे बड़ा समस्या यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस चल रहा है। पूरा देश ओपीएस मांग रहा है, सरकार बलजबरिया यूपीएस थमा रही है। इसका सोल्यूशन करिए आप लोग। हम लोग तो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, ओपीएस की मांग कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। ओपीएस मिलेगा तो सारे कर्मचारियों को एक सामाजिक सुरक्षा मिलेगा, एक गारंटी मिलेगा, वित्तीय सहायता मिलेगा, जो पहले ओपीएस मिला करती थी। तो ओपीएस ही सरकारी कर्मचारी का चार्म है। और यूपीएस आप देख लीजिए कितना घटिया सिस्टम आ गया है। एक भी कर्मचारी यूपीएस लेना नहीं चाहता है, सबको ओपीएस चाहिए, उसका डिमांड करिए आप लोग। अभी देखिए यूपीएस गजट नोटिफिकेशन आ गया, इसमें भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कितना तरह का विसंगतियां है इसमें। अब 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस यूज करने का ऑप्शन भी आने वाला है। तो कर्मचारी एनपीएस ले कि यूपीएस ले, अलग कन्फ्यूजन है। हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं इसके ऊपर कि आपका अगर उम्र लंबा है, मान लीजिए 30 से 35 साल जॉब कर रहे हैं, तो आप एनपीएस में ही रहें, ताकि एनपीएस में अच्छा रिटर्न मिलेगा। और आप अगर रिटायर हो चुके हैं या रिटायर होने वाले हैं, तो आप यूपीएस यूज कर लें, ताकि उनका कम से कम पेंशन 15 से 20 हज़ार महीना बने। क्योंकि जो आपका एनपीएस में, आपको पता होगा, एनपीएस का जो पेंशन होता है वो लमसम अमाउंट पर डिपेंड करता है, कितना पैसा आपका जमा हुआ उसी पे डिपेंड करता है। अगर कम वर्ष नौकरी किए तो आपका पैसा कम जमा हुआ होगा, उसी हिसाब से आपका पेंशन भी 2-3 हज़ार महीना मिलेगा, 500 महीना मिलेगा। लेकिन आप लंबा अगर नौकरी किए हैं, आपका लंबा अगर 10% कटा है और जमा हुआ है 10% आपका, सरकार का 14%, 24% एक जगह पर जमा होगा,
तो बहुत बड़ा अमाउंट होगा, 5-6 करोड़ रुपया जमा होता है, उसमें से आपको 60% मिल जाएगा एक मुश्त एक समय में। तो 3-4 करोड़ एक साथ में आपको मिल जाएगा। एक बड़ा काम आप कर सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, अपना बेटी का शादी कर सकते हैं, बहुत सारा काम किया जा सकता है उससे। बाकी जो 40% बचेगा उसे एन प्लान खरीद लीजिए आप। उसमें भी 2 तरह का प्लान है, आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। आप चाहें तो 40% भी आप वापस ले सकते हैं। इस तरह से एनपीएस में 100% वापसी की गारंटी है, जबकि आप यूपीएस में 100% देगा ही नहीं, 0% देगा यूपीएस में। हाँ, यूपीएस में एक बढ़िया ये किया है कि अंतिम 12 महीना का एवरेज निकालेगा, उसका 50% आपको देगा पेंशन। जब 25 साल नौकरी करेंगे तब मिनिमम 10,000 पेंशन देगा, ये गारंटी ले रहा है। इसके अलावा यूपीएस में क्या है आप देख लीजिए। यूपीएस में जितना साल नौकरी करिएगा, 10 से 12 साल करिएगा तो 12 दूनी 24% पेंशन मिलेगा, 20 साल करिएगा भी दूनी 40% पेंशन मिलेगा। इसी तरह से बढ़ते जाएगा। अकस्मात अगर मृत्यु हो जाती है तो 60% जो पेंशन आपका मिला था उसका 60% पेंशन आपका फैमिली का मिलेगा। लेकिन एनपीएस में आप जब रहेंगे तो जो पेंशन निर्धारित होगा वो पेंशन आप रहें या आपका फैमिली को बराबर मिलता रहेगा। उसमें किसी तरह से घटना 60% और 40% वाली बात नहीं है। तो एनपीएस ऐसा नहीं है कि एनपीएस खराब है, यूपीएस से तो अच्छा ही है, लेकिन उनके लिए अच्छा है जिनका सर्विस पीरियड लंबा है, जो बहुत दिन तक नौकरी करेंगे, 30 साल 35 साल 40 साल नौकरी करेंगे, उनके लिए सबसे अच्छा है एनपीएस। और जिनका शॉर्ट नौकरी है, जो रिटायर हो चुके हैं, वो यूपीएस अडॉप्ट कर लें और उनके पास जो पैसा मिला है वो वापस करना पड़ेगा। उसके बाद ही उसका पेंशन शुरू होगा, 20,000 महीना, जो भी महीना पूरा हो। तो आप देख लीजिए, आप चूज कर लीजिए आपको क्या पसंद पड़ता है। शिव गोपाल मिश्रा जी से हम कहना चाहते हैं कि आप मुद्दे पर बात करिए, लड़ाई मत करिए। एक दूसरे से लड़ने से सलूशन नहीं मिलेगा सर, हमारी यही बात है। आप मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, आप तो बड़े बड़े लीडर हैं, आपका तो बात प्राइम मिनिस्टर से होता है। लड़ाई करने से आपकी यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। भले आपका मास भी है, ऐसा नहीं है कि 12 लाख कर्मचारी सिर्फ मजदूर यूनियन के साथ ही हैं, और भी यूनियन के साथ है। एनएफआईआर भी अच्छा काम कर रहा है, सब अपना अपना काम कर रहा है। ओपीएस मांग रहा है, आप ओपीएस का साथ दीजिए। आज नहीं तो कल ओपीएस बहाल होगा, ये बात तय है। इस सरकार में नहीं तो उस सरकार में, लेकिन ओपीएस कोई रोक नहीं सकता। अभी कर्नाटक वाला न्यूज़ भी देख लिए होंगे, हम वीडियो चला दिए हैं ऑलरेडी। कर्नाटक में भी ओपीएस बहुत जल्द बहाल होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में तो है ही, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब भी ओपीएस हो जाएगा कुछ दिन में। चल ही रहा है, प्रोसेस चल रहा है। झारखंड में तो ओपीएस बहाल होगा ही होगा। राजस्थान भले बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर में है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, छत्तीसगढ़ में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन झारखंड में ओपीएस बहाल होगा। कर्नाटक में ओपीएस बहाल हो चुका है, हो जाएगा बहुत जल्द, मतलब अनाउंसमेंट हो गया है तो हो ही जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश तो ओपीएस दे ही रहा है, किसी भी कुछ भी हो जाए हम ओपीएस ही देंगे। हिमाचल प्रदेश पहले ही बोल चुका है, जबकि केंद्र सरकार दबाव दे रही है, बोल रही है 1600 करोड़ रुपया हम दे देते हैं, तुम यूपीएस चूज कर लो। अब सोचिए सरकार की कितनी गंदी राजनीति है। बल्लेबड़िया किसी को यूपीएस थोपना चाह रहा है। अरे तुम अपना ओपीएस दो ना, जिसको देना दो, जिसको लेना हो लेगा, नहीं लेगा नहीं लेगा, बल्लेबड़िया क्यों देते हो? तो ये है सरकार का खेल। कौन नहीं जा रहा कि आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जी चुनाव आता है, जीत रहे हैं, अच्छी बात है, कौन मना कर रहा है, जीतिए, प्राइम मिनिस्टर बनिए, सीएम बनिए, पीएम बनिए, जो बनना बनिए, लेकिन सरकारी कर्मचारी के साथ धोखा तो मत दीजिए। सरकारी कर्मचारी आपकी कान आँख नाक होता है, आपका परियोजना को धरातल पर लाता है, ये सब कोई जानता है, लेकिन फिर भी आप सरकारी कर्मचारी के साथ ही आँख मिचौली का काम करते हैं। क्यों यूपीएस लेकर आए, क्यों एनपीएस लेकर आए? ओपीएस में क्या दिक्कत है? आप बोलते हैं कि देश का सारा संपत्ति चला जाएगा ओपीएस को देने में। कितना ओपीएस धारी आदमी है? 1 करोड़ कर्मचारी है, 65 लाख पेंशनर्स है, 49 लाख जो अभी कार्यरत है। इतना में आपको देने में पूरा देश का संपत्ति लूट जाएगा। आपका जीडीपी 52 लाख करोड़ का है, कौन नहीं जानता है। पहले सरकारी कर्मचारी को क्या ओपीएस नहीं मिलता था? देश का तो हालत ख़राब था, पहले भी तो अच्छा मिल रहा था, ओपीएस दे रहा था। आज देश की स्थिति अच्छी हो रही है, उसके बाद भी आपको देश के कर्मचारियों को देने में बोझ पड़ रहा है। और जितना एमपी एमएलए सब ओपीएस ले रहा है, उसका भी तो देखिए, उसका भी हिसाब करिए। ये सरकारी कर्मचारी छोड़ने वाला है नहीं, लगातार लड़ते रहेगा। ईपीएस लाइए, एनपीएस लाइए,
ओपीएस आज नहीं तो कल वो होगा। इसलिए लगातार प्रोटेस्ट करते रहिए, अपना आवाज़ उठाते रहिए। ये सरकार नहीं तो वो सरकार, कोई ना कोई तो ओपीएस बहाल करेगा। जय हिंद, जय भारत।